बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महफिश हबीब। सिटी 10 में खुशामदीद। इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बात जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मनाने का पर्पज़ ये है कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। हम में से कितने लोग हैं जब हमें बुखार होता है, सर में दर्द होता है, हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग या दिल थक जाता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाने से गुरेज़ करते हैं, मदद लेने से गुरेज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। ना सिर्फ हम फैमिली की डिस्टर्ब हमारी हो रही होती है, बल्कि हमारी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है। सोसाइटी में एक बिगाड़ नज़र आ रहा होता है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो हमें मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होती है। तो ऐसे में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने मेंटल पीस के साथ साथ दूसरों के मेंटल पीस का भी जो ख्याल रखना है, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो आज के दिन इस के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमने हमारी सेहत का ख्याल तो रखना ही रखना है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए भी आसानियाँ बांटनी हैं, क्योंकि आपकी जो आसानियाँ वो किसी की भी ज़िंदगी बदल देती हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि आपको कि इसे मदद की ज़रूरत है, तो फ़ौरन से उसकी मदद करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, और उसके साथ साथ क्योंकि फैसलाबाद की शहर के लोग ख़बरों से बड़े वाबस्ता रहते हैं, तो हमें ये देखना है कि फैसलाबाद में क्या चल रहा है। फैसलाबाद में FCCI के नए अहदेदारों ने जो है वो चार्ज संभाल लिया है, और इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की डेट जो है वो भी एक्सटेंड हो गई है। इससे पहले 30 सितंबर थी, अब 15 अक्टूबर कर दी गई है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वालों के पास टाइम है। ये डेट क्यों एक्सटेंड हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो सालगिरह है वो हमारे लिए हमेशा से ख़ास होती है, आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। और सोने की कीमत हर गुज़रते दिन के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि कीमत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज कीमत कम हुई है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। करेंसी रेट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11 बजे हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे जो बात करेंगे ज़राअत के हवाले से। अगर ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पर बात करें तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए जहाँ पर ज़मीन और हवा मैटर करती है, वहाँ पर अच्छी खादों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर भी 11 बजे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो हर गुज़रते दिन के साथ फैसलाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले सफोकेशन थी, हब्स थी, लेकिन अब यूँ मानो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट हम सफोकेशन और हब से विंटर की तरफ एक एंट्री लगा रहे हैं। तो मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम रज़ा, बताइएगा कि मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज शहर का मतला साफ़ है और हल्की हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। दर्जा हरारत के अंदर वाज़ह कमी भी महसूस की गई है, ख़ास तौर पर सुबह सवेरे और शाम के औकात में जब खुनकी बढ़ जाती है और जो सर्दी है वो भी महसूस होने लगती है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि हवाएं इस वक्त 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम के अंदर ख़ासी तब्दीली लाती हुई महसूस जो है वो करवा रही हैं, और दर्जा हरारत के अंदर कमी भी वाक़या हो रही है। एक जानब जहाँ मौसम तब्दील हो चुका है, तो वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने के खदशात जो हैं वो भी ज़ाहिर होते दिखाई दे रहे हैं। एहतियाती तदाबीर का मशवरा जो है वो भी दिया गया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो आज फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 160 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगी। इसके अंदर एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है सास अफराद के लिए कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। अगर बाइक पर सफ़र करते हैं तो गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना करें, ताकि अपने एहतियात जो है वो की जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफ़सीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद में अगर बिज़नेस को प्रमोट करने के हवाले से बात करें तो एक इदारा है FCCI, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि बड़ा अहम इदारा है। ताजरों के मसाइल के हवाले से बात करनी हो, फैसलाबाद में कोई इशू हाईलाइट करना हो, तो हम इस इदारे का रोल बड़ा पॉजिटिव देखते हैं। अब इस इदारे में नए अहदेदारान ने जो है वो चार्ज संभाला है, और कैसा जा रहा है इस हवाले से हम बात करेंगे। FCCI के मसाइल जो हैं वो भी साथ
साथ डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद इनारू ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद इनारू आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि FCCI के नए अहदेदारान ने अपना चार्ज संभाल लिया, क्या देखते हैं, क्या तब्दीलियाँ आएंगी? अच्छा महविश, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, हर शहर में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है उस शहर का, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फैसलाबाद चूँकि इंडस्ट्रियल सिटी है, सनती शहर है, तो इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी अहमियत है, वो मज़ीद बढ़ जाती है। और फैसलाबाद का जो ऐवान सनत और तिजारत है वो हर सतह पर ख़ासा मुतहरक दिखाई देता है, चूँकि हमारे यहाँ पर एक छोटे ट्रेडर से लेकर मैन्युफैक्चरर्स तक, बड़ी इंडस्ट्री तक मौजूद है। एक दुकानदार से लेकर जो बनाने वाला है प्रोडक्ट और सेल करने वाला, सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं और उनका तर्जुमान है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनके मसाइल के हल के लिए पेश भी रहता है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि रज़ाकराना तौर पर जो एक बॉडी है, अहदेदारान हैं ऊपर वाले 3, वो रज़ाकराना तौर पर मुस्तफ़ी होते हैं और नए अहदेदारान आते हैं साल के लिए। और उनमें जैसे कि नए सदर हैं शेख फ़ारूक यूसुफ़, और सीनियर नायब सदर आए हैं नवीद अकरम शेख, और नायब सदर आए हैं इंजीनियर आसिम मुनीर। तो ये अक्टूबर के अवाइल में ही ये तब्दीली आई है और अभी तक जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, शायद इतना बड़ा कोई यूँ कह लें कि मुबारकबाद का सिलसिला नहीं चला जितना इस बार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो 9 मुंतखब अहदेदारान हैं उनको लोग वफ़द के वफ़द मिलने आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, साथ में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है कि कैसा काम किया जाएगा। नो डाउट कि जो पिछली बॉडी थी, हमारे यहाँ पर जो सदर थे रेहान नसीम भड़ाड़ा साहब, और सीनियर नायब सदर थे कैसर शम्स कुछा, साथ में नायब सदर थे शाहिद मुमताज़ बाजवा, उन्होंने बेहतरीन काम किया और लेके चले चीज़ों को। और अब जो नए हमारे अहदेदारान हैं इनसे भी खासी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं, चूँकि जो शेख फ़ारूक यूसुफ़ हैं वो अपने आप में एक हम्बल पर्सनैलिटी है, ज़ीरक इंसान है, चीज़ों को दूरअंदेशी से देखते हैं और काफ़ी मुस्बत फ़िलवक्त तो जो मामला हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जो शहर की ताजर कम्युनिटी है, बिलखसूस जो हायर बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ख़ासा एतमाद का इजहार करती हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ किसी एक सेक्टर के, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं हमारे यहाँ पर एक फुकदान है, या यूँ कह लें कि एक अलमिया है कि हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में शायद टेक्सटाइल का हब कहा जाता है, कि यहाँ पर फ़कत एक ऐसे सेक्टर की नुमाइंदी है जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार जो बॉडी आई है, हम देख रहे हैं कि जो शेख फ़ारूक यूसुफ़ हैं वो IT से भी रिलेट करते हैं, वो एजुकेशनिस्ट भी हैं। साथ में आप जो सीनियर नायब सदर हैं हमारे, वो अपना कैंडीज़ की एक मुकम्मल लिस्ट है, वो उस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। साथ में जो हमारे नायब सदर हैं वो वीइंग से जुड़े हुए हैं। तो अब एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, कॉम्बिनेशन इस एतबार से कि मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता जो लोग हैं वो 3 ऊपर ओहदों पर आए हैं। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम कुछ सही सी बातें, गलतियों की गुंजाइश भी रहती है और सीखने सिखाने का अमल भी ख़त्म नहीं होता है। तो ये नई जो बॉडी आई है, तो इनकी तरजीहात में क्या चीज़ें शामिल हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है महविश, और ये देखें कि ये जो अभी तरजीहात हमारे सामने आ रही हैं, यूँ कह लें कि मजमूआ कलाम हम समझ सकें, चूँकि मैं अब चैम्बर को देख रहा हूँ मुकम्मल तौर पर, तो एक चीज़ जो मजमूआ कलाम है वो ये है कि हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हर सतह पर जाकर बढ़ाना है। और अब जो रवायती मंडियाँ हैं उनको छोड़कर नई मंडियाँ तलाश करनी है, जैसे यूरोप है, दूसरी मिडिल ईस्ट की मंडियाँ हैं, उनसे निकल कर हमने अफ्रीका की जानिब भी जाना है, हमने दूसरे रुझानात की जानिब भी जाना है। और सबसे बढ़कर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी मशीनरी है, रवायती मशीनरी है, उसको हमने चेंज करना है। कि जैसे हमारी जो प्रोडक्शन है, अगर 1 घंटे में कोई एक मशीन 400 पीस निकाल रही है, तो 1 घंटे में वो मशीन लाएँ जो 1 घंटे में 1200 पीस निकाले, प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा हो। तो अब जो बुनियादी चीज़ें हैं, यकीन माने अगर फैसलाबाद की ही इंडस्ट्री में जिद्दत आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, तो फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, सनती एतबार से सबसे आगे है। तो हमारे यहाँ पर शहर में नई मशीनरी आ जाती है, जिद्दत आ जाती है चीज़ों में, और हम जो अपना प्रोडक्ट है वो सही तरीके से वैल्यू एडिड बनाकर, एक जो रॉ मटेरियल है उसको वैल्यू एडिड करके एक मुकम्मल प्रोडक्ट बनाकर सही मार्केट में सेल करते हैं, तो वो जो हमारा खसारा है वो भी कम होता है, मुनाफा भी बढ़ जाता है, और सबसे बढ़कर जो हमारे प्रोडक्ट की अहमियत है वो बढ़ती है। कि हम देखें अब यूरोप में है, हमारे यहाँ पर कुछ हमारे 2 स्टॉल लगे हैं, एक पाकिस्तान का और एक इंडिया का, चावल के एतबार से। पाकिस्तानी चावल ना होने के बराबर सेल हुआ है, जबकि इंडियन चावल बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। क्या हुआ है कि जी क्वालिटी भी अच्छी हो गई,
और प्राइस भी कम होगी। हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही नीचे आने का नाम नहीं ले रही, और उसमें बेशुमार चीज़ें शामिल हैं, जैसे हमारी बिजली है, बुनियादी चीज़ें हैं, रेंट्स हैं, टैक्सेस हैं, बेशुमार किस्म के जुर्माने हैं, हर चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर। तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अब एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये बात भी तो है ना कि हम ब्रांडिंग पे उस तरह से काम नहीं कर रहे। नो डाउट यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। मैं अगर मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, एक से बढ़कर एक ब्रांड की जो प्रोडक्शन है यहाँ पर होती है, लेकिन हम ब्रांडिंग पे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उसके असरात हमें, हमारा जो नेम है वो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होता। अभी आपने चावलों की एग्जांपल दी, ऐसी बेशुमार बातें जो हैं वो होती हैं, लेकिन ये है कि बाय प्रोडक्ट्स अगर हम बनाएंगे, ब्रांडिंग पे काम करेंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। इस पर फर्दर भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमैर आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमैर, हम डिस्कस कर रहे थे FCCI का रोल, जिसमें हमने देखा कि रोल तो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर ताजरों को एक बेहतर इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए, टैक्सेशन के निज़ाम में थोड़ी सी लीवरेज दी जाए, तो हम और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो टैक्सेशन का निज़ाम आप किस तरह से देखते हैं जब ताजरों को फैसिलिटेशन के हवाले से बात करें तो? शुक्रिया महविश। देखें, कोई भी सिस्टम जो है या कोई भी इदारा उस वक्त तक बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता जब तक उसके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर ना हो, उनकी मुशावरत ना हो, चाहे वो उमूर ममलिकत हो, उसमें अगर तमाम रियासती इदारे और उसके साथ साथ रियासत की रियाया या अवाम जो है उनकी अगर उस तरह से पार्टिसिपेशन ना हो तो सिस्टम उस तरह से बेहतर तरीके से नहीं चल सकता। अगर आपने चैम्बर की बात की और उसके साथ साथ टैक्स डिपार्टमेंट्स की बात की, तो देखें सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो किसी न किसी तरह से बिज़नेस कम्युनिटी से आना है। बिल्कुल। अगर प्राइवेट सैलरीड सेक्टर से टैक्स आना है तो वो भी बिज़नेस कम्युनिटी ने ही उनको सैलरीज पे करनी है, उनकी सर्विसेज के एवज़ तो ही वो टैक्स पेमेंट्स जो है वो जानी है, और उससे सरकार को जो आमदन होती है वो टैक्स की मद में वो होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी शहर का, और बिलखुसूस फैसलाबाद जैसे सनती शहर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और हुकूमती सतह पे जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, अगर हम उनको किताबी लिहाज से देखा जाए तो जितनी ख़त किताबत होती है उसमें इस चैम्बर को एतमाद में लिया जाता है, इनसे इनकी तजावीज़ व आरा ली जाती हैं, प्रपोजल्स लिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, कि जब भी हर साल बजट की तैयारी होती है तो फॉर्मेलिटी के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद चैम्बर से प्रपोजल्स लिए जाते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन होने की जो शरह है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने जो आलमी मालियाती इदारों से शराइत तय कर रखी हैं कर्ज़ लेने के एवज़, उनसे पैकेजेस लेने के एवज़, वो फिर हमें वो आड़े आ जाती हैं और हुकूमत भी जो है वहाँ पर हमें बेबस दिखाई देती है, और IMF जैसे जो तगड़े इदारे हैं उनकी सिफारिशात तो मान दी जाती हैं, लेकिन यहाँ के जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी शराइत उस तरह से या जो उनके मुतालबात हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते। फैसलाबाद चैम्बर की भी यही सूरत हाल है। आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी पिछले दिनों देखी होगी कि पंजाब का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा चैम्बर है, और उसके प्रेसिडेंट चीखें मार रहे थे कि FBR के एक अफसर ने उनके साथ मुलाकात का वक्त बनाया, जब वो शेड्यूल्ड टाइम पे गए तो फिर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये सिचुएशन है पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की, ये शराफिया की टूवर्ड बिजनेस बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ताजिर कम्युनिटी जो है वो टैक्सेशन में आए, तो उसमें हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ऐसे लीवरेजेस देनी पड़ेंगी जिसकी वजह से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाए। फर्दर भी टैक्सेशन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। वक्त है ब्रेक का।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले टैक्सेशन के निज़ाम के हवाले से बात कर रहे थे कि आखिर कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कोताही है, जिसकी वजह से टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। यहाँ पर मोहम्मद नारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम टैक्सेशन के हवाले से बात करें, प्रॉब्लम्स तो पूरे सिस्टम में दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स पे बात करें तो उसके हल के हवाले से बात ना करें तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो किस तरह से हम टैक्स के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, कौन सी हिकमत अमली अपनाएँ जिसकी वजह से ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स नेट फ्रेम में आए? महफिश इसमें ऐसा है कि देखें, आपके पास आ जाकर जो ज़रिया आमदनी आपने इकट्ठा करना है मुल्क के लिए, वो एक बड़ा उसमें से हिस्सा टैक्स का है कि आपका जो टैक्स का निज़ाम है वो शफाफ हो, बेहतर हो, मजबूत हो और आपके टैक्स देने वालों की तादाद बेहतरीन हो। होता आ रहा ये है हमारे पर कि जब भी हमें नज़र आता है कि जी टैक्स ज़्यादा कम इकट्ठा हो गया या ज़्यादा नहीं हो सका, तो हम क्या करते हैं कि जो टैक्स नेटवर्क में हमारे हैं लोग, हम उन्हीं पर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, बजाय कि अब करना ये चाहिए हमें कि जो टैक्स बेस है, हमारी जो टैक्स नेटवर्क है, इसको बढ़ाया जाए, इसका दायरा कार वसी किया जाए, इसको वुसअत दी जाए, वो लोग शामिल किए जाएँ जो अभी तक टैक्स में नहीं आ सके। देखें, आपने लोगों को एतमाद दिलाना है, आपने लोगों को एतमाद दिलाकर उनको इस कौमी धारे में शामिल करना है किस्म का कि जनाब आप टैक्स पे करें, आपको इसके फ़वाइद भी होंगे, आपको आगे जाकर इसके समरात भी दिखाई देंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुज़श्ता दिनों में हुकूमती सतह पर जाकर के जनाब आप बजाय कि वो रिवायती तरीक़ाकार अपनाते हुए, वो बसीदा तरीक़ाकार अपनाते हुए कि जिन लोगों से टैक्स ले रहे हैं उन पर ही टैक्स की शरह बढ़ा कर या बोझ डालकर आप दोबारा उनसे ही इकट्ठा करना शुरू कर दें और वो पिसते से पिसते चले जाएँ नीचे। बजाय कि ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो लोग टैक्स नेट में हैं उन्हें और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी जाती है, बजाय इन लोगों के कि जो बिल्कुल ही टैक्स नेट में बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसकी तईद करते हुए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बात की तईद की और हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा आप जो रवायती तरीक़ाकार है, FBR है, उसको बदले और इसमें वुसअत लाए। अगर वुसअत आएगी तो देखें आप, ये है कि एक तो जो टैक्स दे रहा है उसको भी थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, वो भी नॉर्मल हो जाएगा, और अगर आपकी तादाद बढ़ती है, जो टैक्स पे करते हैं वो आते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप एक मजबूत मईशत की बुनियाद रखते हुए दिखाई देंगे। जो हमारे मसाइल हैं, बुनियादी चीज़ा से मसाइल हैं, अब देखें दुनिया टैक्स के निज़ाम को कहाँ से कहाँ ले गई है, कितना ऊपर मुनसर करता है इसके ऊपर, और हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि किसने इसमें शामिल होना है, किसमें इसने शामिल नहीं होना, किसको निकाल देना है, क्या करना है। तो एक छोटा तबका, एक दुकानदार से लेकर एक मैन्युफैक्चरर तक अगर टैक्स दे रहा है तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे तो पेपर वर्क से जान नहीं छूट रही। एक तरफ हम दावे करते हैं कि इकॉनमी को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैक्स के निज़ाम में रिफॉर्म्स नहीं आ रही, जिसकी वजह से ताजर जो हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो तब सब लोग कहीं ना कहीं सिस्टम पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में बेहतरी जो है वो हुकूमत की जानिब से आनी, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो कि ईज़ी टू इम्प्लीमेंट हो। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ महरज़मत, अगर हम देखें वो बात करें इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से, तो 30 सितंबर जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की तारीख थी, 15 अक्टूबर कर दी गई है, तौसी कर दी गई है। क्या बुनियादी वजह थी? क्या लोग जो हैं उन्हें निज़ाम के हवाले से आगाही नहीं थी? हर साल हम देखते हैं कि ये डेट एक्सटेंड होती है। बुनियादी वजह वही है जी। इस बार अगर मैं इस बार खालिस्तान बात करूं तो FBR की जो नाअहली है वो इस बार बुनियादी वजह बनी। पहले हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ होते हैं, लोगों का माइंड सेट होता है कि हम एंड पे जाके रिटर्न फाइल करेंगे, और फिर वो जो एंड वाले दिन होते हैं वहाँ पर सिस्टम ओवर बर्डन हो जाता है और लोगों को मुश्किलात हो जाती हैं। लेकिन इस बार वो महकमा जिसका डिजिटलाइजेशन का अरबों रुपए का बजट है, उसकी इतनी संगीन गफलत सामने आई कि इनका ऑनलाइन सिस्टम जो है वही प्रॉपर तरीके से नहीं चल सका, और ऊपर से इनकी ढटाई की बात कह लें या सोने पे सुहागा कह लें कि ये महकमा मौसूफ या इसके ऊपर जो बैठे इसको चलाने वाली मशीनरी है वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है कि FBR का ऑनलाइन सिस्टम जो है उसमें ख़राबियां हैं। बल्कि 30 सितंबर की बात करें और उससे 2-4 रोज़ पहले की बात करें तो बाकायदा तौर पर इनके जो अरबाब इख्तियार हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी, उसकी जानिब से स्टेटमेंट्स जारी की गई कि FBR के सिस्टम में कोई इशू नहीं है। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, जबकि एट द सेम टाइम ऑन ग्राउंड सिस्टम बंद पड़ा हुआ था, ऑनलाइन सिस्टम बंद पड़ा हुआ था। आप बोगस स्टेटमेंट्स दे के अपनी नाअहली को छुपा नहीं सकते। जब एक चीज़ कंप्यूटराइज है, पूरी दुनिया उसको, लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये खुले, मैं अपनी रिटर्न फाइल करूं,
और वो नहीं ओपन हो रहा, लोगों के पास स्क्रीन शॉट्स पड़े हुए हैं, लोग खप रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो फिर कैसे डिनाई कर सकते हैं कि जी ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है। सबसे मेन इशू ये था कि इस बार FBI का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसने प्रॉपर वर्किंग ही नहीं की। आप कह लें अगर जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 3 महीने का टाइम था, तो उसमें कम से कम 2 महीने सिस्टम बंद रहा है या कहीं ना कहीं उसमें इंटरप्शन आती रही है। दूसरी एक और चीज़ थी कि एंड की डेट तक 2 रोज़ का पीछे तक FBI की जानिब से उससे रिटर्न में कोई ना कोई चेंजेस की जाती रही। आप पूरा साल आपके पास 9 महीने पड़े हैं, आपने जो चेंजेस करनी है उन 9 महीनों में एक प्लान बनाएं और एक ड्राफ्ट तैयार करें, और जब फिर उसका रिटर्न का वक्त आ जाए तो वो फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाए, ना कि जब आप वो शुरू होगी लोगों की रिटर्न फाइलिंग तो आप उस पर तजुर्बे शुरू कर दें। कभी उसमें लिख दें कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मार्केट वैल्यू उसमें ऐड की जाए, कभी कुछ उसमें चेंजिंग कर दें, फिर आपको याद आए कि नहीं अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है तो अब उसको मार्केट वैल्यू के कॉलम को ख़त्म कर दिया जाए। ये कभी तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मसाइल का शिकार रहे हैं। और एट दी एंड उमर वही बात हो जाती है कि तमाम तर लोग जो हैं बिज़नेस से वाबस्ता वो ये कहते हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है सारी मुश्किलात उसके लिए, बजाय उन लोगों के लिए जो कि इस नेट टैक्स में आना ही नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए, नॉट ओनली इनकम टैक्स रिटर्न, यही सिचुएशन सेल्स टैक्स के अंदर भी है। आप देखें गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रही है, आपके वज़ीर ख़जाना साहब आते हैं, कोई चेयरमैन FBI अगर बोल्ड किस्म का आ जाए वो खुद आके ऑन मीडिया स्क्रीन एक्सेप्ट करता है कि जी पाकिस्तान में सालाना 3000 अरब की सेल टैक्स चोरी हो रही है, 4000 अरब की चोरी हो रही है। तो भाई क्यों हो रही है? आप किस लिए बैठे हैं? आप किस मर्ज़ की दवा है? किस लिए आप ये सारी अयाशियाँ जो हैं? बिल्कुल इसी तरह से टैक्स की इंपॉर्टेंस से तो कोई भी निगलेक्ट नहीं से कर सकता और कोई दूसरी राय भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम टैक्स निज़ाम को बेहतर करें। बेहतरी के लिए कहाँ कहाँ पर गुंजाइश है, इस पर हम बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। बड़ा ख़ास दिन होता है और इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, और आपके ख़ास दिन हमारे लिए भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आपकी सालगिरह को हम शामिल कर सकते हैं सिटी एट 10 में। उसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करना होगी। आपको अपने बर्थडे के हवाले से बर्थडे पिक्चर्स या वीडियो हमें व्हाट्सएप करनी होगी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और साथ ही साथ बर्थडे की डेट क्या है ये भी बताना पड़ेगा। और आज के सालगिरह के हवाले से बात करें, आज शाहजमा शफीक जो हैं वो सालगिरह मना रहे हैं। सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों मुबारकबाद। देखते हैं ये क्लिप। शाहजमा शफीक को बर्थडे की ढेरों मुबारकबाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टैक्सेशन के निज़ाम में, देखा कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें हमारे में से कितने लोग हैं जिन्हें टैक्सेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से अवेयरनेस होगी, तो ये आगाही फराहम करने के लिए मुझे ये लगता है कि FBI का रोल भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं साबित हो रहा है। और इसी तरह से हुकूमती सतह पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें होनी चाहिए। मोहम्मद इनारू, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर टैक्सेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन आएगा तो मुल्क का निज़ाम जो है वो चलेगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों में। इस हवाले से क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो साहिब इस्तिताअत है या जो टैक्स के धारे में आता है उनको तंग करना बंद किया जाए हुकूमती सतह पर। ये एक शफाफ, हम क्यों कहते हैं कि बार बार आप शफाफियत लाएँ अपने निज़ाम में। अगर आपके इदारों के बंदे ही किसी को गैर कानूनी तौर पर तंग करते हैं और कहते हैं कि जनाब आप इतने में काम कर लें, आपका इतना यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, और बाद में उनको दोबारा से तंग किया जाता है। अब देखें, आपने एक मुनज़्ज़म और शिफाफ निज़ाम की बुनियाद रख दी है, वो डिजिटल निज़ाम है सारा, वो चल रहा है, उसमें कोई ऐसा अवामिल या ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हैं जो कि डिस्टर्ब करें चीज़ को। आप लोगों को कौमी धारे में लाते हैं, आप टैक्स में लाते हैं, आप उनको फ़वाइद देते हैं, बदले में उनको वो फैसिलिटीज़ देते हैं जिनके वो हकदार हैं, और उसमें बाकायदा तौर पर डिफ्रेंशिएट करके आप लोगों को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर जो टैक्स दे रहा है वो भी वही है और जो टैक्स नहीं दे रहा है, दोनों एक जैसी सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ होना है क्या नहीं होना। अगर कोई शरीफुल नफ्स आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो तो खुद कहता है कि जनाब मैं टैक्स के दायरे में आना चाहता हूँ, मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ, एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर इस मुल्क के साथ चलना चाहता हूँ। और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो टैक्स चोर हैं, जो बिजली चोर हैं, जो बाकायदा अपने मिल मुलाजमीन हैं उनकी, तो उन्होंने उनकी तादाद कम नोट करवाई हुई है कि जनाब मेरे पास अगर 200 बंदा है तो मैंने 100 करवाया हुआ है। 30,000 सैलरी है उनकी, लेकिन खातों में 40,000 चल रही है, ठीक है, बैंक के थ्रू निज़ाम नहीं चल रहा। तो सारे का सारा इलीगल
चल रहा है और उसको हम चलने दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो चल कैसे रहा है, चलने कौन दे रहा है। जहाँ पर हमारे इदारे भी हैं, इंडस्ट्री को डील करने वाले अलग से हैं, FBR है, मुकम्मल फोर्सेस भी हैं, सारी चीज़ें होने के बावजूद ये पूरे का पूरा गैर कानूनी तरीके से निज़ाम चल कैसे रहा है, कौन सी दुनिया है ये। तो पता चलता है कि जनाब चंद जो मुनाफाखोर मुलाजमीन हैं, चंद जो अफसर हैं, ऐसी काली भेड़ें जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को ख़राब किए हुए हैं, उनको अलग करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आप टैक्स की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की, तो जनाब आप लाएँ ना, इनको टैक्स में लाएँ, आप उनको फ़वाइद बताएं। कौन नहीं टैक्स देगा? अगर इस मुल्क से कोई कमा रहा है, वो अपना घर चला रहा है, वो कई निज़ाम चला रहा है, तो वो आपको टैक्स देने में क्यों हर्ज है? उसको क्या परेशानी है? मसला ये है कि आप ही के लोग, आप ही के चीदा चीदा जो अफसरान हैं, वो रवाबत बहाल करते हैं कि जनाब आपका इतना बन रहा है, हम इतने में आपका काम सेटल कर देंगे और यहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी, ना ही उनका एतमाद रहेगा और ना ही आपके इदारों का एतमाद रहेगा। तो एक जो शफाफियत है वो बुनियादी चीज़ है, और खुदारा इसमें ज़िम्मेदारी के साथ मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर होता ये है कि जब टैक्स जमा करवाने की तारीखें आई तो हम बड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए, मुतहरिक हो गए, तो हमने फ़लाँ चीज़ें कर दी। हमें बताया जाए कि FBR, अगर FBR लगा लें, ऐसा कोई भी इदारा लगा लें, वो कितने सेमिनार करता है, वो कितना लोगों को टच करता है, वो जाकर किन जगहों पर जाकर लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि जनाब ये फ़ायदे हैं इसके, ये चीज़ें होने जा रही हैं, आपको ये चीज़ें हम देंगे, आप इस चीज़ में शामिल हो जाएं। यहाँ पर एक आम इंसान को नहीं पता होता कि टैक्स चोरी हो रहा है, उसकी आंखों के सामने हो रहा होता है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें सिविलाइज नेशन होने का प्रूफ। देखिए, आम इंसान जो एक आम आदमी है, वो तो टैक्स चोरी कर ही नहीं सकता, वो तो हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है। वो एक सर्फ के पैकेट से लेकर ऊपरी सतह घी के पैकेट पे भी टैक्स दे रहा है, वो हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है। टैक्स चोरी कौन कर रहा है? जिनके अलग से असासाजात हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे गोशवारे जमा करवाने हैं, वहाँ पर टैक्स चोरी हो रही है। मारा बंदा जो नीचे वाला है, उन्होंने तो पूछने वाला कोई नहीं है। एक आम आदमी के सामने उसका टैक्स चोरी हो रहा है, उसका टैक्स चोरी हो रहा है। तो है इसमें आ जाकर ये है कि आप निज़ाम को शफाफ करें, इसमें बेहतरी लाएं, और ये आपकी अपने मुल्क के साथ संजीदगी है, और इस पे बाकायदा एक ऐसा एहतजाब होना चाहिए कि इसको बाआसानी तौर पर या इतना गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए कि जनाब अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो वो फ़ायदा भी उठाता जा रहा है, टैक्स भी नहीं दे रहा, और जो टैक्स दे रहा है उसको भी सेम आप तरह से डील नहीं कर सकते। इनमें बिल्कुल बाकायदा तौर पर एक फ़र्क होना चाहिए, और इसमें कोशिश की जानी चाहिए कि अब जो टैक्स का दायरा कार है वो बढ़ाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, ताकि इस मुल्क की मैशत बेहतर हो सके। इसी तरह से मैं यहाँ पे मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के ताजिर कम्युनिटी ये कहती है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन FBR हमसे टैक्स नहीं लेना चाहता। लेकिन दूसरी जानिब अगर FBR की जानिब से कोई भी न्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस आता है तो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ताजरों को होता है। ये जो गैप जो है ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसके सपोर्ट करें और किसकी ना सपोर्ट करें। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ना, और दोनों साइड्स हैं, ये इनका चोली दामन का साथ है। पिछले कई दहाइयों से हम देखते चले आ रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला इसी तरह से ही चलता रहेगा। वो लोग जो नई टैक्स दे रहे, या बिलखुसूस जो ट्रेड बॉडीज़ के लोग होते हैं, ताजर सियासत के रहनुमा होते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं कि जी भाई ताजर टैक्स देना चाहते हैं लेकिन FBR नहीं लेना चाहता या सरकार नहीं लेना चाहती। भाई सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? सरकार तो चाहती है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए, ताकि जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बेहतर अंदाज में, या अमूर ममलिकत जो है वो बेहतर अंदाज में चल सके, बजाय इसके कि हम IMF के घुटने पकड़ें या फिर वर्ल्ड बैंक के पैरों को में पड़ें कि भाई हमें $2 अरब दे दें, हमारे जितनी मर्ज़ी सख्त शराइत रख दें। ठीक है, तो इस तरह की सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है? तो दूसरा जो साथ ही साथ है वो चीज़ों को बेहतर करने की भी ज़रूरत है। अवेयरनेस की बात हो रही थी, वाकई ना सरकार की जानिब से ना इदारों की जानिब से उस तरह की कोई अवेयरनेस फैलाई जा रही है। भाई आप इसको जो इधर उधर की कहानियाँ सिलेबस में शामिल की गई हैं दरसी कुतब में, वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों को क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्यों टैक्स का जो चीज़ें हैं, टैक्स से मुतल्लिक़ा निसाब है, उसको इब्तदाई तालीम में शामिल नहीं किया जाता, कम से कम मैट्रिक लेवल पे या फिर उसके बाद, ताकि वही नौजवान नस्ल जिसने 2, 4, 5 साल बाद इस फील्ड में आना है, बिज़नेस में आना है, तो उनको उस सारी चीज़ों का पता हो कि एक अगर टैक्स देंगे तो उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, अगर नहीं देंगे तो उसके नुकसानात क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखने की ज़रूरत है, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है,
उसके साथ साथ आपके जो इन्फोर्समेंट के स्टेप्स हैं या आपके जो चोर दरवाजे हैं उनको बंद करने की ज़रूरत है, तो उससे ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, जितना भी बिज़नेस अगर कैश में हो रहा है, अगर उस पर एक प्रॉपर चेक लगा दिया जाए कि एक जो ख़रीदारी है 5,000 से ऊपर की या 10,000 से ऊपर की, वो कैश में नहीं हो सकेगी, वो जस्ट और जस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए हो सकेगी। इससे आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितनी ख़रीदारी कर रहा है, उसके ज़राए आमदन क्या हैं, पैसा उसके पास कहाँ से आ रहा है, तो पूरी डिटेल्स FBI के पास पहुंच सकती है। गो कि अब उस पर काम शुरू हुआ है, कुछ तेज़ी के साथ काम हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी डेटा भी FBI की जानिब से काफ़ी ज़्यादा उस पर लेकिन वर्किंग की सबसे जा रही ज़्यादा है। उमर कैश के लेन देन मुझे 8 बाज़ारों में नज़र आते हैं और सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट भी फैसलाबाद की वही समझी जाती है। लेकिन टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इकॉनमी को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना होगा, लेकिन हम अभी भी पेपर वर्क पे हैं। फर्दर भी डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बिज़नेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बिज़नेस का पहिया चलेगा तब मुल्क में इनकम टैक्स भी आएगा और साथ ही साथ तमाम शहरियों की जो ज़रूरियात है, सहूलियात हैं, वो भी फुलफ़िल होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो बंद कमरों में बना दी जाती हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्यूनिटी भी सफ़र कर रही होती है। FBR की जानिब से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे होते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ। ऐसे में बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर नारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम FCCI के रोल के हवाले से बात करें, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो FCCI का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नई तरजीहात क्या हैं, किस तरफ हम देख रहे हैं FCCI के रोल को, इनकी तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है और किस तरह से हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ग्रो कर सकती है? फिर ही तो टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर होगा अगर ग्रो करेंगे। महविश, इसमें जैसे कि हमने आगाज़ में बात की थी कि नए अहदेदारान हैं और नई तरजीहात हैं, और इस बार जो नज़र आ रही है वो चीज़ ये है कि जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है या फिर जो एम एक ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब अब हमने रवायती मंडियों से हटकर नई मंडियाँ तलाश करनी हैं। और जो सबसे बढ़कर जो एक ही हमारा सेक्टर है टेक्सटाइल, इसको तो हमने तरजीही बुनियादों पर रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो दूसरे कारोबार हैं उनको भी मौक़े देने हैं ग्रो करने के। और सबसे अहम जो हमारा IT सेक्टर है, अब उसको में ग्रो करना है हमने, ताकि जो हमारे घर बैठे नौजवान हैं, जो हमारे घर बैठे बच्चियाँ हैं, वो घर बैठकर अपना अर्न कर सकें और जो बेरोज़गारी है उसको सिरे से ख़त्म किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि IT सेक्टर ही वो वाहिद सेक्टर है अब जो बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है और जिसके समरात भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और हमारे मुआशरे में ऐसी बेशुमार शख्सियात हैं, मिसाल के तौर पर, जो ख़ुद सामने आई हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है। जैसे कि घर में एक शख्स है, अब वो मुलाजमत कर रहा है और महाना कोई 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहा है। उसके बरअक्स एक नौजवान है जो कि फाइवर पे काम कर रहा है और वो लाखों अर्न कर रहा है। तो IT सेक्टर है या फिर ऑनलाइन सेक्टर है, अब इसको तरजीहात में शामिल करने जा रहा है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इसके लिए सबसे बढ़कर जो अब नौ मुंतखब सदर हैं, चूँकि उनकी भी फील्ड यही है, तो तरजीही बुनियादों पर, जैसे कि गुज़श्ता दिनों में अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रिसिटी से भी मुलाकात की गई और इस बात के ऊपर काफ़ी तफसीली बात हुई कि हमने कैसे इन चीज़ों को अब कवर अप करना है। सबसे पहले जो एसेसरी है उसकी कीमतों को नीचे लेके आए, हर बंदे तक, हर स्टूडेंट तक एसेसरी पहुँच हो। कि एक जो हमने देखा था गुज़श्ता सालों में कि लैपटॉप की जो कीमतें हैं वो हमें आसमानों पर जाते हुए दिखाई दी थी, अब कीमतें नीचे भी आती हुई दिखाई दे रही हैं और सब कुछ स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बेहतर अमल है जो हम कह सकते हैं कि हम एक सेक्टर से बाहर निकलें, अब इसमें तरक्की करें। नो डाउट हमारा सेक्टर है, टेक्सटाइल हमारा हब है, सबसे बड़ी हमारी मजबूती भी है, इसमें हमने आगे भी जाना है, लेकिन इससे हटकर हमने दूसरी इंडस्ट्री को भी देखना है, दूसरे कारोबार हैं उनको भी मौके फराहम करने हैं। दुनिया के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन कारोबार, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें जो चैम्बर का रोल होगा वो इंतहाई कलीदी भी होगा और उसमें मुआवनत भी अब हासिल होगी जो हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ऑनलाइन कारोबार की इंपॉर्टेंस को तो हम बिल्कुल नहीं निगलेक्ट कर सकते, बड़ा लिमिटेड सा आपको बजट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर उमैर सवाल ये है कि ऑनलाइन कारोबार के फ़रोग को लेकर हमारी टैक्स पॉलिसीज़ क्या हैं? क्या हम लीवरेज दे रहे हैं वो लोग जो कि इस कारोबार में आ रहे हैं? जैसे अब बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को इंटरप्रेन्योरशिप सिखानी चाहिए, लेकिन उनके लिए ये इन्वायरमेंट मौजूद है टैक्सेशन के हवाले से? देखिए, मैं भी सबसे पहली तो बात ये है
कि इस शोबे के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में राउंड अबाउट 60% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, बिल्कुल। और हम इस इतनी बड़ी जो वर्क फोर्स है उससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हुकूमत को मौसर पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आज के दिन के हवाले से बात करूं तो जो हमारी जमात इस्लामी है उनका अल खिदमत फाउंडेशन है, उसकी जानिब से बनो काबिल के नाम से एक प्रोग्राम बिल्कुल। शुरू किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत मौसर प्रोग्राम है। आज फैसलाबाद के अंदर एंट्री टेस्ट है उन नौजवानों के लिए जिनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के कोर्सेज सिखाए जाएंगे, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, AI से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आज 20,000 नौजवान फैसलाबाद में उस एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेंगे और गालिबन उसमें से 10,000 की सिलेक्शन होगी। तो इस तरह अगर एक जमात, एक फलाही जमात जो है वो इतने बड़े लेवल पे दे सकती है लोगों को के लिए प्रोग्राम्स या उनकी मदद कर सकती है, तो गवर्नमेंट तो उससे भी बड़े सेक्टर पे मैं समझता हूँ काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी वर्क फोर्स या वो नौजवान जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये है कि फैसलाबाद की मार्केट के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स नहीं हैं, अगर उन्हें कोई आम रूटीन की जॉब मिलती है वो 40,000, 45,000, 50,000 की, तो उससे उनके घर का सिस्टम नहीं चलता, बल्कि इससे भी कम मिलती है। तो क्यों ना हम ऐसी नौजवानों की एक फ़ोर्स तैयार करें जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में लोगों की जो IT के हवाले से ज़रूरियात है उसको पूरा करें। वो लोग अपने घरों से बैठ के सर्विसेज फ्राहम करें और फिर उससे ना सिर्फ उनके घरों का, उनका रोज़गार चल सके, बल्कि बाहर से वो अरबों डॉलर जिनके लिए हमें वो आलमी इदारों की मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं, वो ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान में आ सके। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की बिल्कुल इसी तरह ज़रूरत से है। यंगस्टर्स को एंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा से नौजवान नस्ल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और जो नेशन इस बात को समझ आती है वो तरक्की की मनाजिल की तरफ अपना सफ़र जारी कर लेती है। बहुत शुक्रिया उमैर अज़मत फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनारू प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगर हम बात करें टैक्सेशन के निज़ाम के हवाले से तो कम गलतियाँ रहती हैं, लेकिन इन गलतियों को जितनी जल्दी हो सके दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो और जो बैरूनी कर्ज़े हम पाकिस्तान ले रहा है उस पर थोड़ी सी बचत हो जाए। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर लेते हैं कुछ सब्ज़ियों के हवाले से। सब्ज़ियाँ जो हैं वो किचन की एक ज़रूरी आइटम्स होती हैं और हम रोज़ाना देखते हैं कि इनकी कीमतों में रद्द-बदल होता है और हमारे घर के बजट को भी ये मुतासिर कर रही होती हैं। तो हम सबसे पहले जब घर का बजट डेली बेसिस पे बना रहे होते हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सब्ज़ियों और फ्रूट्स के और चिकन के क्या भाव चल रहे हैं। और चिकन के हवाले से तो कहा जाए तो VIP डिश कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसकी जो कीमत है ये मुस्तहकम हमें नहीं दिखाई दे रही। आज क्या सब्ज़ियों की कीमत है, चिकन के रेट मुस्तहकम है या नहीं है, ये देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं सब्जियों और फलों के रेट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमे की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। बराल मुर्गी का जो गोश्त है वो 11 रुपये सस्ता होकर 472 से 461 रुपये हो चुका है। अंडे फार्मी साहब का कीमत 319 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। आलू कच्चा छिलका 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि प्याज साहब की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह टमाटर बगैर तो बदल के 155 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। अदरक चाइना 480 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह लहसुन हरनाई साहब का कीमत 260 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। सब्ज़ी मिर्च बगैर तो बदल के 85 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फूल गोभी 5 रुपये इजाफे के बाद 110 से 115 रुपये हो चुकी है, जबकि बंद गोभी 140 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। घिया कद्दू साहब का कीमत 190 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। बैंगन 5 रुपये सस्ता होते ही 70 से 65 रुपये हो चुके हैं, जबकि खीरे साहब का कीमत 75 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। मटर बगैर तो बदल के 390 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। शिमला मिर्च 250 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अरबी की कीमत 85 रुपये है, जबकि फलों में सेब गाचा 260 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। केला 110 रुपये फ़ी दर्जन है, जबकि जापानी फल 150 रुपये फ़ी किलो में कायम है। अनार देसी 330 रुपये फ़ी किलो है, जबकि चकोतरा 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल रिकॉर्ड हुआ है। जी
बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करते हैं ज़राअत के हवाले से। ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने के लिए हवा पानी के साथ अच्छी खाद का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में एक इदारा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो कई अरसे से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है पाकिस्तान को एम्पावर करने के लिए, किसानों को एम्पावर करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि अच्छी खाद क्यों ज़रूरी है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का इनकाद क़याम किस तरह से किसानों के लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा साहब ने, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग एग्री सर्विसेज फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी टोबा टेक्सिंग से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मलिक रिजवान फारूक साहब ने, डिप्टी मैनेजर हैं मार्केटिंग एग्री सर्विसेज फौजी फर्टिलाइज़र सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप रिजवान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने जी, प्रोग्राम आपका के लिए शुक्रिया, वक्त आपके निकाला। चैनल का। सबसे पहले मैं आपसे हसन साहब गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रही है पाकिस्तान के लिए, काफ़ी अरसे से खिदमात सर अंजाम दे रही है। इसके क़याम और इसके विज़न के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया मिस महविश। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो कि सोना यूरिया या सोना के नाम से, ब्रांड के नाम से हम खादें मार्केट में फ़राहम कर रहे हैं। 1978 में इसका आगाज़ हुआ और 1978 से लेकर अब तक ये लगातार हम काश्तकारों को मुख्तलिफ़ किस्म की खादें और सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। और इसका जो क़याम का बुनियादी मकसद था वो ये था कि काश्तकार की जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसके अंदर इजाफ़ा किया जाए। सही। उसको इजाफ़ा करने के लिए माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि अगर आप खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करेंगे तो उससे पैदावार बढ़ेगी। तो हमने एक डिपार्टमेंट पूरा बनाया, एग्री सर्विसेज डिपार्टमेंट, जो कि 1978 से काम कर रहा है। और उस डिपार्टमेंट ने काश्तकारों को मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर ये सर्विसेज फराहम की कि आपको ज़मीन का टेस्ट करवाने का क्या फ़ायदा है, आपने फसल कैसे काश्त करनी है, आपने मुख्तलिफ़ जो फसलें लगानी है उसके लिए खादों की क्या ज़रूरत है। और ये तो हमारी ज़रूरी सहूलियात थी। अब इसको फराहम करने के लिए, खादें फराहम करने के लिए बेहतरीन किस्म की खादें हमने बनाई। अब इस वक्त हमारे पास जो मार्केट में सोना यूरिया का जो शेयर है, अगर आप देखें वो 50% से के करीब है, और अगर सोना DAP का शेयर देखें तो वो 60% के करीब है पूरी मार्केट के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर। अगर तो वो इसके साथ साथ हम सोना बोरान, सोना जिंक, सोना SOP, MOP वो खादें फराहम कर रहे हैं। ना सिर्फ हम ये फराहम कर रहे हैं बल्कि हम 3500 डीलर्स के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने एक नेटवर्क बनाया है जो हर कोने में हमारी खाद दस्तयाब है। सही। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, दस्तावेज़ी को बेहतर करने के लिए पिछले साल से हमने, जो हमारे नए MD आए हैं उनके VN के मुताबिक हमने 100 के करीब सोना सेंटर्स बना दिए हैं पूरे मुल्क के अंदर। और इसकी तादाद में मज़ीद भी हम इजाफ़ा कर रहे हैं। वो सोना सेंटर बेसिकली कंपनी का अपना स्टोर है जिसमें फार्मर्स को डायरेक्ट हम चीज़ें जो हैं फर्टिलाइज़र्स और बाकी चीज़ें फराहम कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ और सेक्टर्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर्स के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, फूड सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो काश्तकार से रिलेटेड जितनी भी वो सेक्टर्स मौजूद हैं उन सब के अंदर FFC जो है जो सहूलियत फराहम कर रही है। बिल्कुल, काश्तकारों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इस ज़रूरत को समझ रही है। अगर हम ज़मीनी एतबार से बात करें, फसलें पौधे अपनी खुराक के लिए कहीं ना कहीं ज़रख़ेज़ ज़मीन तो ज़रूरी होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या तमाम जो हमारी ज़मीन में अनासर मौजूद हैं क्या वो इनफ हैं या अच्छी खादों का इस्तेमाल ये भी ज़रूरी है? रिजवान साहब, इस पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जी, मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर हम फौजी फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करें, किसानों को एम्पावर करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो इस हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? जी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने काश्तकारों को जिस तरह आपको बताया हसन साहब ने कि पूरा एक एग्री सर्विसेज का शोबा कायम किया है, और उसमें हमने जो उस शोबे के अंदर हमने पाकिस्तान में ज़राई माहिरीन जो हैं वो उनको फार्म एडवाइजरी सेंटर्स कायम किए हैं जो कि 6 हैं, और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में कायम हैं। और उनके साथ साथ जो है उन सेंटर से मुंसलिक 27 एग्री टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर हमारे आला तलीम याफ्ता जो ज़राई ग्रेजुएट्स हैं वो तैनात हैं। उसमें हमारे पास PhD भी हैं और MSc जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं वो तैनात हैं। और ये मुख्तलिफ़ जो फील्ड एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कि हमारी एक बहुत अच्छी सहूलत फार्मर्स के लिए है सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, जिसमें हम ज़िम्मेदारों के खेतों के तजिया और जो उनके ट्यूबवेल के पानी है
उसकी तजिया करते हैं ताकि काश्तकार को पता हो कि मेरे खेत की क्या पोजीशन है, ज़मीन की ज़रखेज़ी की क्या पोजीशन है, और जो मेरा पानी ट्यूबवेल का है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो मेरी फसल के लिए फ़िट है या अनफिट है। इसके साथ साथ जो है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है, कोई चार्जेस नहीं इसके, और ये हम 1981 से लेकर आज तक हम इससे तकरीबन 6 लाख जो है नमूने हम टेस्ट कर चुके हैं, और कोई 1,17,000 जो है किस्म जो फार्मर्स हैं उनको सर्विसेज दे चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ क्रॉप्स के ऊपर और मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर के हवाले से सेमिनार्स करते हैं, फार्मर मीटिंग्स करते हैं, इजलास काश्तकार जिनको कहते हैं। अहम जो फसलों के ऊपर इन खादों के जो अफादियत को उजागर करने के लिए नुमाइशी प्लाट लगाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो खेतों में जाके अमली जो है ज़मींदारों के फसलों का मुआयना किया जाता है ताकि उनको मौके पर जो उसका हल दिया जाए। इसके अलावा ग्रोही मुबाहिसे करते हैं, जहाँ पर हम किसी डेरे पे जाते हैं, आपको पता है देहातों में रिवाज होता है कि लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो जब आप 10-15 लोग बैठे होते हैं वहाँ जाके उनसे डिस्कस किया जाता है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन दिया जाता है, और जो उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो दी जाती है। तो ये पूरा एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसके तहत हम ज़िम्मेदारों को मुख्तलिफ सर्विसेज के साथ जो है उनको सर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल, सर्विसेज तो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ किसान की इंगेजमेंट को भी बढ़ा रहे हैं, जो मैं समझती हूँ कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान के हवाले से बात करें, किसान हमेशा से ये बात करता है कि हम पिस जाते हैं, हमें उस तरह से अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड की जा रही होती। तो ऐसे में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो इस चीज़ को समझ रही है और इसी को हाईलाइट कर रही है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट में ये रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मैं रिजवान साहब आपसे, तो मैंने आपसे जान लिया, हसन रज़ा साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पौधे की, फसल की नौशनमा के लिए, तो इसी तरह से क्या हमारी जो ज़मीन है अभी इस सलाहियत में मौजूद है कि इसमें अनासिर काफ़ी हैं या अच्छी खाद का इस्तेमाल ज़रूरी है? अच्छा महफिश, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो 16 किस्म के ग़िज़ाई अनासिर हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है, और उन 16 किस्म के 16 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से 11 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ज़मीन में पूरे हैं और उनकी कमी नहीं है। सिर्फ 5 ऐसे हैं जिनकी अब हमारे पास कमी वाक़या हो चुकी है, जिसके अंदर आप देखें फास्फोरस की कमी हमारी ज़मीनों में मौजूद है, नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, जिंक और बोरान की कमी है। ये 5 खुराकें पौधों को बहुत ज़्यादा पौधों के लिए ज़रूरत है इनकी, लेकिन अब इनकी हमारे पास ज़मीन में कमी है। ठीक है। और ये डेटे से साबित है, जिस तरह भी आपको मलिक रिजवान साहब ने बताया कि हमने तकरीबन 1,17,000 लोगों के सॉइल सैंपल्स किए हैं। बिल्कुल सही। पूरे मुल्क में, और उसकी बुनियाद पर जो 6 लाख से ज़्यादा हमने सैंपल्स किए हैं, उसकी बुनियाद पर हमें ये डाटा मिला कि हमारे जो मुल्क में इस वक्त फास्फोरस वाली खादों की कमी तकरीबन 98% है, और नाइट्रोजन वाली खादों की जो कमी है वो भी तकरीबन 98-99% तक पहुँच गई है। पोटेशियम वाली जो खादें हैं जिनको आप सोना SOP और सोना MOP वगैरह के ज़रिए डालते हैं, उनकी जो कमी हमारे पास वो भी अब 50% से ज़्यादा हो गई है। बोरान 60% से ज़्यादा ज़मीनों में हमारे पास कम है, और जो जिंक है, ये जिंक भी अब हमारे पास तकरीबन 85% सॉइल्स के अंदर अब उसकी कमी है। तो ये कमी मज़ीद बढ़ती जा रही है। आज से जब कुछ अर्सा पहले हमने कंपनी को ज्वाइन किया था तो उस वक्त इतनी कमी नहीं थी। लगातार ज़मीन से हम फसलें हासिल कर रहे हैं और उसको प्रॉपर खुराक मुहैया नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं मौसमियाती तब्दीलियाँ भी इसमें एक रीज़न बन रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ भी इसमें एक रीज़न आप कह सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसकी उस लिहाज से नहीं है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ये कि आपने ज़मीन में एक न्यूट्रिएंट बैलेंस अल्लाह ताला ने रखा है। सही। एक न्यूट्रिएंट बैंक मौजूद है, आपने उसमें से कितना न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए और वापस उसके अंदर कितने आपने ऐड अप किए। अगर उसका बैलेंस वो डिस्टर्ब होता है तो ज़मीन के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से, और काश्तकारों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर रिजवान साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम देहात के हवाले से बात करें, क्योंकि अक्सरियत किसान की वहीं से वाबस्ता होती है, तो जो फौजी फर्टिलाइज़र है ये इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मुस्तफ़ीद तरीके से किसानों तक पहुँच रही है? जिस तरह मैंने आपको महेश पहले बताया कि हम पूरे पाकिस्तान में हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि काश्तकारों के पास जाके डिफरेंट जो सरगर्मियों के ज़रिए उनको एजुकेट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी और जो हमारा डिजिटल मीडिया उसके थ्रू भी हम जो है काश्तकारों के पास जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे, जिसमें हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और इसके अलावा जो हमारी फेसबुक पेजेस हैं
और आजकल तो हर काश्तकार जो है उसके मोबाइल में व्हाट्सएप और इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, तो हम वहाँ उसके थ्रू भी हम डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट मैसेजेस और इसी तरह SMS, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ख़ुद भी रब्ता कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया का भी हम यूज़ करके काश्तकारों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं। बिल्कुल, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन का फ़्लो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी। होता है और इस चीज़ को इम्पॉर्टेंटली समझा जा रहा है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ हुसैन रज़ा साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं फसलों की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से, तो काश्तकार को ये कैसे मालूम होगा कि कौन सी फसल के लिए कौन सी खाद कितनी मिकदार में चाहिए? इसमें मैं आपका जवाब लाजमी जानूँगी, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है किसानों को एम्पावर करने के लिए फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का रोल। बहुत अच्छा रोल है। हम देखते हैं कि किसानों को बड़ी मुश्किलात आती हैं, कभी कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से, कभी फसली पैदावार बढ़ाने के हवाले से। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि हसन साहब, कि काश्तकार को किस तरह से मालूम होगा कि फ़सल को कौन सी खाद कितनी मिकदार में देनी है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि किसान अक्सर गलती कर जाते हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। किसान अक्सर इस चीज़ में गलती कर जाता है। काश्तकार को सबसे पहले कि ज़मीन में कौन सी खाद किस वक्त डालनी है, सबसे पहले उसको ज़मीन का तज़िया करवाना चाहिए। सही। और ये ज़मीन का जो तज़िया है, इसकी सहूलत हमने पूरे मुल्क के अंदर मुफ्त फराहम की है। ठीक है। ऑलरेडी हम 6 लाख से ज़्यादा जो सॉइल सैंपल्स कर चुके हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट किए हैं हमने। और इसी तरीके से 1.25 लाख के करीब, यानी कि 1,17,000 टू बी एग्जैक्ट, हमारे फार्मर्स हैं जिन तक हमने ये सर्विसेज पहुंचाई है। तो सबसे पहले तो हम काश्तकारों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमसे सॉइल टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट करवाएं। ठीक है। उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके पास ज़मीन के अंदर क्या सूरत हाल मौजूद है, और उसके बाद फिर वो उस हिसाब से उसके अंदर खादों का इस्तेमाल करें। अब मसला ये है कि काश्तकार ये पूछता है हमसे, या ये सोचता है कि हमारी ज़मीनों में इन खादों की कमी क्यों हुई है। सही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमी किस लिए हुई है? क्योंकि एक अल्लाह ताला ने नेचुरली हर ज़मीन के अंदर एक उसकी न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स लेवल मौजूद है। अब काश्तकार क्या करते हैं कि 1 एकड़ से 3-3 फसलें भी ले रहे हैं। सही। और ज़्यादा अफादियत वाली जो फसलें ले रहे हैं, हाइब्रिड इकसाम काश्त कर रहे हैं, जिनकी यील्ड ज़्यादा है। इसी तरीके से पहले, मतलब कि आज से कोई 10-20 साल पहले आप चले जाएँ तो बहुत कम यील्ड आती थी हमारे पास। अब यील्ड लेवल बहुत इंक्रीज़ हो गई। ज़मीन को हम लोग खाली छोड़ते थे, उस चीज़ को अब वो खाली भी नहीं छोड़ते। ग्रीन मैन्योरिंग की जाती थी, ग्रीन मैन्योरिंग का अमल भी अब हमने छोड़ दिया है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर हमारी ज़मीनों में बहुत सारे ग़िज़ाई अनासिर की कमी हो गई है, और ये कमी मज़ीद बढ़ती रहेगी। उसकी वजह ये है कि आप देखें, अगर बैंक में आपने एक ख़ास अमाउंट जमा कराई है, अगर आप हर दूसरे दिन ATM से पैसे निकलवाएंगी तो एक टाइम आएगा कि बैंक में आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से तो इसी तरह जो ज़मीन का अकाउंट है, जब उसके अंदर अगर 100 kg न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है एक साल के अंदर, और हम उसको 50 kg फराहम करेंगे, तो डेफिनेटली 50 kg ज़मीन में से कम हो जाएगा। तो काश्तकार को चाहिए कि ज़मीन का पहले टेस्ट करवाए। ठीक है। ज़मीन का टेस्ट करवा के उसको सही आइडिया हो जाएगा कि मैंने अब गंदम की जिस तरह फसल लगानी है, तो गंदम की फसल के अंदर मुझे कौन सी खाद कितनी मिकदार में चाहिए, और फिर वो उसको उतनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करे। और दूसरे नंबर पे मैं एक चीज़ इसके साथ ही ऐड कर दूं कि खादें 2 तरह की हैं। ठीक है। एक नामियाती खादें हैं और एक गैर नामियाती खादें। ठीक है। मैं जिन खादों की फराहमी की बात कर रहा हूँ, ये गैर नामियाती खादें हैं, जो कि हम कमर्शियल बुनियाद पे फैक्ट्रियों में बनाते हैं। इनका फ़ायदा क्या है? ये खुराक मुहैया करती हैं। ठीक है। इस फसल को हेल्प आउट करेंगी कि आप एक ज़मीन से 2 या 2 से ज़्यादा फसल ले सकें। जो नामियाती खादें हैं, जिस तरह गोबर वाली खाद है, पोल्ट्री मैन्योर है, वो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखेगी और ज़मीन की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करेंगी कि वो ज़्यादा अच्छी खुराक ज़मीन के अंदर इकट्ठी हो। और उसके बाद जो गैर नामियाती खादें, जो आपको सोना यूरिया कंपनी हम के रेफरेंस से फराहम कर रहे हैं, वो गैर नामियाती खादें उसको हेल्प आउट करेंगी कि आप एक साल में 3 फसलें 2 फसलें ले सकते हैं। अगर आप गैर नामियाती खादों और नामियाती खादों दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे
तो तब ही आप कामयाब होंगे। अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो काश्तकार खादें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खादों के इस्तेमाल से वो किस तरह से ज़्यादा पैदावारी जो लागत है वो बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि किसान को ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अक्सर हम यहाँ पर गलतियाँ भी कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो उतनी ताकतवर नहीं पैदा होती हैं, उनकी पैदावार मुतासर हो रही होती है। उसमें अर्ज़ ऐसे है कि जो काश्तकार है हमारा, वो कोई खाद ज़्यादा डाल देता है और कोई खाद कम डाल देता है। जिस तरह फास्फोरस का काम है कि उसने पौधे की जड़ बनानी है और पौधे के जो ग्रेन फॉर्मेशन के बाद उसका वेट है उसके अंदर इंक्रीज़ करना है। अब फास्फोरस खाद नाइट्रोजन खाद से, यूरिया से महंगी है, यानी कि अगर आप सोना DAP लेंगे वो सोना यूरिया से तकरीबन डबल से भी ज़्यादा कीमत में, 3 गुना कीमत है उसकी। तो काश्तकार क्या करता है कि वो सोना DAP कम इस्तेमाल करेगा, सोना यूरिया या नाइट्रोजन वाले दूसरी कोई खाद है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ उसको फास्फोरस ने फराम करनी है वो नाइट्रोजन ने नहीं फराम करनी। दोनों का अपना अपना काम है, उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे भी आप चाय पी रही, चाय के अंदर चीनी का अपना काम है और पत्ती का अपना काम है। अगर मतलब कि चीनी कम है तो पत्ती डबल करने से वो मसला हल नहीं होना। काश्तकार क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि फास्फोरस वाली खाद महंगी हो गई है तो वो नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। जब वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो अपने एक्सपेंस को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंस उसका बढ़ जाता है लेकिन यील्ड नहीं बढ़ती। यील्ड बढ़ने के लिए, जैसे मैंने अपने पहले क्वेश्चन के जवाब में आपको बताया था कि 16 ग़िज़ाई अंसर में से 5 की कमी है और उन 5 अनासिर का उसकी ज़रूरत के मुताबिक देना ज़रूरी है। अगर फास्फोरस की 2 बैग की ज़रूरत है फसल के अंदर, तो आप अगर 1 डालेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो फसल जो है वो भरपूर फ़ायदा उसका नहीं ले पाएगी और पैदावार पूरी नहीं आएगी। तो आपने 2 बैग ही डालने हैं उसके अंदर। नाइट्रोजन की अगर 3 बैग की ज़रूरत है, आप उसको 5 कर देंगे तो 5 का फ़ायदा नहीं होगा, वो 3 बैग तक ही उसको फ़ायदा मिलेगा। जो एक्स्ट्रा आप उसको डालेंगे वो आपकी ज़मीन में उसको इतना जाके फसल को उतना फ़ायदा नहीं देगी, सिवाय ये कि उसका कद ज़्यादा कर देगी। तो इनको बैलेंस करना ज़रूरी है। इनको बैलेंस करके जब आप ब्लेंड करके बैलेंस करके इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी जो पैदावार है उसके अंदर इजाफा होगा। सही। और यहाँ पर किसान मजमूई तौर पे ये गलतियाँ हम काफ़ी अरसे से रिपीट करते आए थे। ऐसे में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी मौजूद है कंसल्टेशन के लिए भी, तो किसानों को चाहिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और जहाँ पर फैसिलिटेशन के हवाले से बात हो रही है वहाँ पर फैसिलिटेशन अगर आप प्रोवाइड की जा रही है तो इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। यहाँ पर रिजवान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर FCC की बेहतरीन अफादियत वाली खादों के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से ये अफादियत बख्शती है किसानों की जो फसलों को। जी, जिस तरह अभी आपको हसन साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हमारे काश्तकार के मुसलसल फसलें लेने से ज़मीन में खादों की कमी हो गई है और उन खादों की जो कि वो कमी पूरी तरीके से पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो पैदावार है उस पर ठहराव आ चुका है या उसमें अब कमी वाक़ हो रही है और उससे जो काश्तकार है उसकी पूरी जो फैमिली है वो अफेक्ट हो रही है। जब उसके पास एक मुनासिब आमदन नहीं आएगी तो उसके बच्चों की एजुकेशन, उसकी सेहत, उसकी फैमिली का लिविंग जो है वो सारी इफेक्ट हो रही होती है। तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने एक काफ़ी R&D का एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके तहत हम मुख्तलिफ़ फसलों की जो खादें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी हिफाजत बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिवर्सिटी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं और उसके अलावा जो हमारे अपने माहिरीन हैं वो भी रिसर्च कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हमने जो है 2018 से हमने ज़्यादा फायदे वाली खादों को मुतारफ़ कराया, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कोटिंग कर दी है यूरिया खाद के ऊपर। क्योंकि जो यूरिया खाद है ये हमारे काश्तकार जो है वो 35 से लेकर 45% उससे फ़ायदा ले रहा है, बाकी वो लॉसेस उसके हो जाते हैं। मिसाल दूंगा, अगर एक बोरी 50 किलो की है तो उसमें से जो हमारे काश्तकार हैं वो 20 किलो का फ़ायदा ले रहे हैं, 30 किलो वो ज़ाया कर रहे हैं। तो हमने इस जो ज़ाया होने वाला उसका हिस्सा है उसमें हमने अपने फसल का हिस्सा बढ़ाना है, ठीक है, ताकि बजाय वो 20 किलो को फ़ायदा ले वो उसकी बजाय 30, 35, 40 किलो तक उसको फ़ायदा ले, या 100% भी ले सकता है, लेकिन ये कि हम उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने नीम कोटेड यूरिया मुतारफ़ करवाया है, जिसमें हमने यूरिया के ऊपर नीम ऑयल की कोटिंग कर दी है, ठीक है, जिससे ये है कि यूरिया चूँकि हवा में उड़ के ज़ाया भी होता है गैस बन के और पानी के साथ वो जड़ों के से दूर जाके लीचिंग उसकी हो जाती है, इन दोनों लॉसेस को वो मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारी पहली जो 2018 से हम खाद दे रहे हैं, और अगर एक काश्तकार 10 बोरी जहाँ यूरिया इस्तेमाल करेगा, ये जो नीम कोटेड है ये 9 बोरियाँ इस्तेमाल करने से वो सेम रिजल्ट ले सकता है। सही। तो उससे जो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ साथ जो उसकी एक्सपेंसेस है उसमें कमी आएगी। सही। इसी के साथ जो यूरिया खाद की
जो दूसरी हमने एक ज़्यादा अफायत वाली खाद मुतारफ़ कराई है पिछले साल से, वो है सोना यूरिया जिंक कोटेड। ठीक है। इसमें जिंक एक बहुत अहम ग़िज़ाई जुज़्व है जो कि पौधों के लिए उनकी नशोनुमा, उनकी जो सेल डिवीज़न, मुख्तलिफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम्स एक्टिवेशन और जो उनकी जो खुराक जो है उसकी फरहमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिंक के हवाले से ये बताऊँगा कि जिंक जो है पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब इंसान जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी का शिकार है। सही। हमें इंसानों को भी रोज़ाना 2 मिलीग्राम जिंक बिल्कुल इसी तरह से। चाहिए। और आप अक्सर जो लोग हैं शुगर पेशेंट्स या जो ओल्ड एज वाले हैं वो डेली एक टैबलेट ले रहे होते हैं, तो वो तो आर्टिफिशियली सिंथेसिस जो है टैबलेट्स ले रहे हैं। तो जिंक अगर हम ज़मीन में डालेंगे तो पौधों के ज़रिए वो हम उसको अपटेक करके हम जब इनटेक करेंगे उस फूड को तो वो हमारे अंदर जिंक की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। इसके लिए हमने यूरिया और जिंक को इकट्ठा कर दिया, जिसमें यूरिया के ऊपर जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी है और इसमें जो स्लो रिलीज़ यूरिया हो गया और साथ साथ जो जिंक हमारे काश्तकार को अलग से डालनी पड़ती थी वो 2 खादें हमने एक खाद में इकट्ठी कर दी। तो ये भी हमारी एक दूसरी ज़्यादा फ़ायदे वाली खाद है। इससे जो है हमारे काश्तकार की ना सिर्फ फसल का जो है वो पैदावार बढ़ेगी बल्कि जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके अंदर जिंक की परसेंटेज है उसमें वो भी इजाफा होगा और जो भी उसको इंसान खाएगा या कोई हैवान खाएगा तो उसके अंदर जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। नंबर 3 पे एक बहुत अहम जो ग़िज़ाई जुज़्व माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो बोरान का है। ठीक है। बोरान जो है अम्ल ज़ेरगी में इसका बहुत अहम किरदार है, यानी कि जो फूल से फल बनने का अमल है उसको ये इंश्योर करता है। अब आपने देखा अभी हम जो फसल लगाते हैं तो पहले वो कद करती है, उसके बाद उसके ऊपर फूल लगते हैं, उसके बाद उस पर फल लगता है और फल जो हमारे मतलब का होता है, हमारे काम का होता है और काश्तकार उसको बेच के फिर अपना आमदन लेता है। तो अगर फसल कद कर ले, उसके ऊपर फूल फल कम लगे और ज़ाया हो जाए तो उससे फ़ायदा नहीं है उसका फ़ायदा नहीं है, उसकी जो है मेहनत काफ़ी हद तक रायगा हो जाती है। तो इस अमल को बोरान ने इंश्योर करना है। इसके अलावा जो बोरान है पौधों के जो कद में जो उसके ढांचे को मजबूत करता है और जो मुख्तलिफ ग़िज़ाई जो ताकत पौधे में मौजूद है उसको जो फलदार हिस्से हैं, जिस तरह गंदा में उसके सिट्टे में दाने बनने हैं तो उसने जो पत्तों में खुराक मौजूद है उसको सिट्टों की तरफ मुंतकिल करना है ताकि दाना मोटा और सेहतमंद हो। तो इसको हमने बोरान को एक DAP खाद जो हमारी आपको बताया हसन साहब ने कि फास्फोरस होती है जो कि पौधे की बुनियादी खुराक है, तो हमने बोरान जो है उसको DAP के अंदर शामिल कर दिया है। उसको हम कहते हैं सोना बोरान DAP। सही। और इससे ये है कि ये चूँकि इन दोनों का टाइम ऑफ एप्लीकेशन एक ही है कि बिजाई के वक्त इसको डालना होता है। फास्फोरस जो है वो जड़ों को बेहतर करती है, पौधों के कद काठ में तवाज़न कायम रखती है और जिस तरह आपको पहले बताया हसन साहब ने कि पैदावार में इजाफा करती है, दानों का वज़न बढ़ाती है। जबकि बोरान ने इसके साथ साथ जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने पौधों को जो है इसी तरह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए सही खाद का इस्तेमाल और सही वक्त पे सही मिक़दार में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्दर भी इस पर बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का। स्टे किसानों के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे और ज़्यादा पैदावार बढ़ाना जो है वो आज के किसान का बड़ा मसला है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसानों को एम्पावर करने के लिए, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, खादों का सही वक्त में सही इस्तेमाल कैसे करना है। हसन साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम FFC के हवाले से बात करें, रोल तो बड़ा पॉजिटिवली सोसाइटी में आ रहा है, तो इसकी जो खादें हैं इसे बेहतरीन इफादियत के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो बेहतरीन अफादियत वाली जो हमारी खादें हैं, इस पर अभी मलिक रिजवान साहब ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की है। इसका बुनियादी मकसद पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कंपनी ने बनाई क्यों है, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत थी कि हम ये खादें मार्केट में लेकर आएँ, जबकि हमारे पास जिंक अलहदा भी मौजूद है, बिल्कुल बोरान भी हमारे पास अलहदा से मौजूद है। तो हमने जिंक की कोटिंग क्यों की, बोरान की कोटिंग क्यों की, ये समझना बहुत ज़्यादा काश्तकार के लिए ज़रूरी है। काश्तकार का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था कि जिंक की 3 किलो की पैकिंग होती है, वो 3 किलो 1 एकड़ के अंदर उसको ब्रॉडकास्ट करना मुश्किल होता था। तो वो कहते थे जी कि हम आधे एकड़ में हमारे पास खाद ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से बोरान की भी 3 एकड़ की पैकिंग थी। हमने उसको जब कोटिंग कर दिए तो वो 50 kg वाले पैक के अंदर वो चला गया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो पौधों के हर जगह पे जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है एकड़ में, पूरे एकड़ में वो हर जगह पे वो जिंक भी पहुँच जाता है और बोरान भी पहुँच जाता है। और दूसरे नंबर पे वो बराबर मकदार में पहुँचता है,
क्योंकि जहाँ नाइट्रोजन जाएगी, जितने दाने नाइट्रोजन के जाएंगे उतने ही दाने वहाँ पे जिंक के उसके ऊपर, क्योंकि उसके साथ अटैच्ड है तो जिंक भी पहुँच जाएगी। सही। एक तो हमने ये भी किया। सही। दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसकी कोटिंग की वजह से नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी थी, जो हमारे पास 40 से 45% है, वो जहाँ पे जिंक कोटेड या नीम कोटेड आप डालते हैं वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी हमारे पास बढ़ गई। बिल्कुल सही। और खाद की एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये है कि खाद का कम इस्तेमाल होना। ठीक है। जब आप एफिशिएंसी बढ़ा देंगे उसका यूज़ कम हो जाएगा, तो क्योंकि कम खाद से आप ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं तो काश्तकार को इस चीज़ का फ़ायदा है। और इसी तरीके से बोरान, जब डीएपी हमने उसके साथ अटैच कर दी तो बोरान डीएपी के साथ हर जगह पर मौजूद हो गया, हर जगह पर मिल गया और उसने अपना काम पूरा सरअंजाम दिया। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके ट्रायल्स किए। ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स के बाद हमने देखा कि तकरीबन 8 से लेके 10% तक पैदावार में इजाफा हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर आप गंदम की आने वाली फसल गंदम की अगर मिसाल लें कि जहाँ पे 50 मन पैदावार आ रही थी, अगर आप सोना डीएपी और सोना बोरान अलहदा इस्तेमाल करते हैं और सोना बोरान डीएपी इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट दोनों हमारे हैं, उन दोनों के कंपैरिजन भी आप देखते हैं तो हमारा जो सोना डीएपी के मुकाबले में सोना बोरान डीएपी की पैदावार ज़्यादा है। इसीलिए हमको कहते हैं ये हाई एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र, ज़्यादा अफादियत वाली खादें हैं, काश्तकार को इनको ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, ये हम नहीं इनके ऊपर काम कर रहे ज़्यादा अफादियत के ऊपर, ये इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशन है उसका ज़्यादा पायदारी अहदाफ है। 2030 तक उन्होंने अहदाफ दिए हैं कि आप कोटेड फर्टिलाइजर्स लेकर आएँ, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे अलावा पूरी दुनिया में बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। अब जिस तरह कि आपको बताया गया कि जिंक की कमी पाकिस्तान में अगर आप देखें 5 साल के जो बच्चे हैं उसमें तकरीबन 40% बच्चों में जिंक की कमी है। और पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप देखें बच्चों के मरने की जो 5वीं बड़ी वजह है वो जिंक की कमी है। इसी तरह से और हाँ जी, कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि जिंक वाली जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल की जा रही थी, क्योंकि इंसानी बॉडी के अंदर ये जो आपकी इम्यूनिटी है उसको इसने बढ़ाना है। तो ये चीज़ें ये सिर्फ हमारी खुराक का हिस्सा नहीं बल्कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा काश्तकार को भी है कि वो उसको इस्तेमाल करे। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें क्या करे, गवर्नमेंट कुछ ऐसी वैरायटीज़ लेकर आई है जो ज़मीन से ज़्यादा जिंक अखज़ करती हैं। और कंपनियाँ क्या कर रही हैं कि सोना कंपनी है, हमने क्या किया कि हमने ज़्यादा जिंक फ्राहम कर दी, पौधे को हर जिंक कोटेड यूरिया के साथ जिंक मिल जाएगा, वो जिंक मिलेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी पैदावार बढ़ेगी और काश्तकार को तो पैदावार चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। तो इनडायरेक्टली अगर हम पाकिस्तान के ज़राअत की इमेज के हवाले से बात करें तो ये तब बरकरार रहेगी जब हमारा काश्तकार जो है वो खुशहाल होगा और वो खादों का सही इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रिजवान साहब, अभी हसन साहब ने सोना, यूरिया, एडीपी के हवाले से, डीएपी के हवाले से बात की, आप भी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। तो इस चीज़ को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल काश्तकार को किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन करवा सकते हैं और काश्तकार इससे किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फार्मर यहीं पर गलती करते हैं कि हमने तो उसको एक खाद बना के दे दी। असल चीज़ है कि उस खाद से वो पूरा फ़ायदा कैसे देगा। उसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने 4 सही चीज़ों का इंतखाब किया है कि सही खाद डालनी है, सही मिकदार में डालनी है और सही तरीके से और सही वक्त पर। अगर ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन जो है इसको हमारा ज़िम्मेदार भाई अपने जहन में रखेगा तो कोई भी खाद डालेगा उससे जो उस फ़ायदा है वो ज़्यादा ले सकता है। जिस तरह आपको हसन साहब ने बताया कि हमारी कंपनी सॉइल टेस्टिंग कर रही है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम सही खाद का इंतखाब कर सकते हैं जिस खाद की ज़मीन में कमी है, और उसके बाद उसी सॉइल टेस्टिंग से हम जो है उसकी जो मिकदार है उसका भी तयन कर सकते हैं कि अगर फर्ज करें डीएपी खाद है तो उसकी हमारी ज़मीन में कमी फास्फोरस की, तो डीएपी खाद डालनी है और वो कितनी डालनी है गंदम के लिए। अगर हमने 50 मन पैदावार लेनी है तो उसके लिए कितनी डालनी है, और अगर हमने 60 मन पैदावार लेनी है फ़ी एकड़ तो वो उसके लिए कितनी खाद डालेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने खाद भी ख़रीद ली, हमने उसकी डोज भी मुतय्यन कर ली। जो तीसरी चीज़ है वो है सही तरीके से और सही वक्त पर। उसके बाद आता है कि सही वक्त जो है वो भी बहुत अहम है कि अगर GAP हम कहते हैं कि ये जड़ों की नशोनुमा के लिए है, और आपको पता है जब काश्तकार मेरा भाई जो है वो ज़मीन में बीज डालता है तो पहले जड़ निकलती है, और जड़ जो है वो जितनी बेहतर होगी उतना पौधा ऊपर सेहतमंद होगा। और जो जड़ के लिए फास्फोरस है, तो जो ज़मीन के अंदर जड़ होती है तो हमने ज़मीन में ही फास्फोरस को डालना है, इसलिए ये बिजाई की खाद है, इसको बिजाई पे डालना चाहिए। तो यहाँ पर ये
उनको मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ। तो ये फास्फोरस जो है DAP खाद है, ये हमने बिजाई पे डालनी है, ये इसका वक़्त इस्तेमाल है। इसके बाद जो है तरीका इस्तेमाल है कि जो फसलें हैं कितार वाली, जिस तरह आजकल मकई लग रही है, जो है कपास लग रही है, गन्ना लग रहा है, तो वो कितारों में हम रोज़ में लगाते हैं। तो उसमें कोशिश करें कि हम कितारों में खाद डालें, ठीक है, लाइनों में खाद डालें, बजाय कि हम छट्टा करें। जिस तरह गंदा मैच चावल है, जहाँ पर हमारी फसल जो है बिल्कुल जुड़ी होती है, वहाँ पर छट्टे से डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर फसलें कितारों में हैं तो कोशिश की जाए कि हम कितार में डालें, ताकि जितनी पौधे की जड़ से नज़दीक तरीन खाद अवेलेबल होगी उतना पौधा उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। जिस तरह अगर हमारे सामने ये टेबल पे अगर खाना पड़ा हो तो हमें वहाँ तक हाथ बढ़ा के उसको उठाना पड़ेगा, और अगर नहीं उठाएंगे तो वो पड़ा रहेगा, हम इधर बैठे रहेंगे। इसी तरह खाद का भी यही है कि जब तक वो जड़ जो है वो खुद से नहीं जाएगी, हमने खाद जड़ के नज़दीक तरीन पहुँचानी है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनका हमने काश्तकार ने ख्याल करना है, और उससे इंशाल्लाह उसकी जो फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी है, जो खादों से की अफादियत है, वो बढ़ जाएगी, और ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि उससे जो उसकी पैदावार में इजाफ़ा होगा और उसके जो अखराजात में कमी आएगी। हमारे काश्तकार देखा गया है कि अगर उसको 1 बोरी उसने यूरिया इस्तेमाल करनी है तो वो 2-2 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे भी उसको पूरी फ़ायदा नहीं हो रहा होता। उसकी मेन वजह यही है कि वो जो है उस सही तरीके से नहीं डाल रहे होते, सही वक्त पर नहीं डाल रहे होते। तो चूँकि अब महंगाई का दौर है और FFC हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार के अखराजात में कमी लाई जाए, जिसकी तरह आपको बताया हसन साहब ने कि ज़्यादा फलफली खाते हैं। इसी तरह हम सोशल मीडिया को यूज़ करके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करके उनको बार बार एक ही तलकीन कर रहे हैं कि आप अपनी जो है खादों का इस्तेमाल मौसर करें, क्योंकि जो आपके हमारे काश्तकार जो फसल पे ख़र्चा करते हैं तकरीबन उसका 50% हिस्सा खादों की शक्ल में होता है। बिल्कुल इसी तरह और ये से बहुत बड़ा ह्यूज एक्सपेंसेस है, और अगर ये जो है हम तकरीबन सालाना कुछ 600 अरब की खाद इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में सही इस्तेमाल ना करें तो देखें कि ज़मीन की पैदावार कितनी मुतासिर होगी। तो खादों का सही इस्तेमाल सही वक्त पे बहुत ज़रूरी है। वक्त हुआ जी छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम जी। प्रोग्राम में बात हो रही है किसानों को एम्पावर करने के हवाले से, और हर सीज़न की मुख्तलिफ़ फसलें होती हैं। और अगर आप अक्टूबर के हवाले से बात करें तो गंदम के लिए मौजूद सीज़न समझा जाता है। यहाँ पर हसन साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त गंदम की काश्त का वक्त है, तो आप काश्तकारों को गंदम की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए खादों और दीगर अवामिल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें जी, गंदम पाकिस्तान की एक बुनियादी खुराक है, और मतलब कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जो आटे के बगैर गुजारा करता हो। तो इसकी पैदावार हमारे पास इसका सिर्फ 35 मन के करीब है पाकिस्तान में, जबकि हमारे पास जो वैरायटीज़ मौजूद हैं वो 70 मन तक भी पैदावार दे सकती हैं। इसका मतलब कि जो पैदावारी पोटेंशियल है हम उससे हाफ पे बैठे हुए हैं। तो कुछ वजूहात है जिनकी बुनियाद के ऊपर हम पूरी पैदावार नहीं हासिल कर रहे, जिनमें से सबसे जो अहम वजह है गंदम की अगर बात करें तो गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है खादों का। सही, यानी कि काश्तकार खादों का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन गैर मुतवाज़न कर रहा है। DAP खाद इसमें समझे कि मेजर रोल प्ले करती है, और DAP खाद की ज़रूरत है कि 2 बोरी सोना बोरान DAP या सोना DAP आप इस्तेमाल करें। काश्तकार क्या करते हैं कि 1 बोरी इस्तेमाल करते हैं। जब 1 बोरी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो एवरेज यील्ड है वो 45 मन 46 मन यहाँ पे आकर रुक जाती है। जो काश्तकार 2 बोरियाँ इस्तेमाल करते हैं उनकी एवरेज पैदावार 60 मन से ऊपर चली जाती है। तो वो मतलब कि पैदावारी सलाहियत ज़मीन के अंदर भी मौजूद है, मौसम भी हमारा फेवरेबल है, और उसके अलावा वैरायटीज़ में भी है, ताकत मौजूद है। अब सिर्फ फैसला रह जाता है काश्तकार के ऊपर कि वो खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल कर रहा है या गैर मुतवाज़न इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा सिर्फ उसको फास्फोरस नहीं चाहिए, उसमें आपने यूरिया भी इस्तेमाल करना है। तो यूरिया की भी कम से कम उसको 2 किस्तें आपने इस्तेमाल करनी, और जिंकेटेड यूरिया इस्तेमाल करें। इसी तरीके से पोटेशियम भी आप इसमें इस्तेमाल करें। SOP और MOP दोनों हमारे पास मौजूद हैं। तो जो पूरा पैकेज अगर जब लेके चलेंगे तो उसकी पैदावार बढ़ेगी। सबसे पहले उसको चाहिए कि वो अपनी ज़मीन को टेस्ट करवाए। टेस्ट की बुनियाद के ऊपर वो 2 बोरी सोना बोरान DAP जो हाई एफिशिएंसी हमारी फर्टिलाइज़र है वो इस्तेमाल करे। अब उसको बोरान अलहदा से डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब पहला पानी है तो पहले पानी के ऊपर वो सोना यूरिया जिंक कोटेड इस्तेमाल करे। उसके बाद दूसरा पानी जब 2 महीने की फसल होगी उसका सोना यूरिया जिंक कोटेड दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करे। अगर ज़मीन में पोटाश की कमी है तो सोना SOP और सोना MOP
इनमें से जो मार्केट में आपके पास मौजूद हो, दोनों अच्छी खादें हैं, वो आप उसको पहले पानी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजाई पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ है कि जब आपने बिजाई करनी है, मौसमी हालात को मद्देनज़र रखना है। अभी तो अक्टूबर ठंडा चल रहा है, लेकिन अगर गर्मी शुरू हो जाए तो फिर कोशिश करनी है कि गर्मी के अंदर बिजाई ना करें, बल्कि नवंबर के फर्स्ट वीक का इंतजार बिल्कुल, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर रिजवान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि काश्तकारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि काश्तकार अगर एम्पावर होंगे, उन्हें इन्फॉर्मेशन होगी, तब हम देखेंगे कि हमारी पैदावारी जो फसल है इसकी पैदावार भी बढ़ेगी और एक खुशहाली भी आएगी। जी, हमारा काश्तकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका एक कौमी फरीज़ा है कि जो हमारी 25 अरब करोड़ की आबादी है उसको उसने फीड करना है। और वैसे जो हमारा पंजाब है, ये आपको पता है, ये फूड बास्केट ऑफ एशिया होता था और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। हमारे बहुत सारे चीज़ों में हम बहुत बेहतर है, मकई में हम बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं, आलू के अंदर बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं, लेकिन जो है गंदम थोड़ा सा और बाकी जो फसलें हैं वो थोड़ा सा जमूद का शिकार हैं। तो काश्तकार को चाहिए कि जो जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी है उसका जो है वो उसको समझे, उस पर अमल करे और जो है उसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ पैदावार बढ़ाए बल्कि जो अपनी मुल्क की खुशहाली है उसके अंदर अपना हिस्सा अदा करे। FFC उसके शाना बशाना हर तरह से खड़ी है और हम जो है हमारी ज़रूरी टीम, हमारी सेल्स टीम, अभी सा बताया आपको सोना सेंटर्स, वो तमाम जो इदारे FFC के साथ लिंक हैं, हम सारे काश्तकार के लिए ही दिन रात कोशां हैं, ताकि अभी तो बल्कि हमने सेटेलाइट के ज़रिए उसकी फसलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से काश्तकार को जो उसकी सेहत फसल की है या उसकी ज़मीन की तैयारी है उसके बारे में रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि आपकी ज़मीन का लेवल कैसा है, आपकी फसल में जो है वो उसकी नशो नुमा कैसी जा रही है, ताकि अगर कोई काश्तकार दूर बैठा हुआ है तो वो अपने वहीं बैठ के अपनी फसल का मुआयना जो है मोबाइल के ज़रिए भी कर सकता है। तो काश्तकार ने हमारी तरफ एक कदम बढ़ाना है, हमने उसके पास 2 कदम बढ़ाने हैं, तो इंशाल्लाह वो कभी हमसे मायूस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते हम उसके लिए साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हैं, किसानों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इस रोल को इस सोसाइटी में समझ भी रही है और इसके लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर मैं हसन साहब आपसे एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप काश्तकारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं काश्तकारों को ये मैसेज दूँगा कि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो हमेशा फसल से पहले आप प्लानिंग करें और खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करें, ना सिर्फ मुतवाज़न करें बल्कि इन्हेंस एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र हमने आपके लिए बनाए हैं और बाकायदा साल हर साल के तजुर्बात की बुनियाद पर बनाए हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें। आपकी पैदावार में मैं गारंटी देता हूँ कि 8 से 10 मन तक पैदावार लाजमन बढ़ेगी। सही, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया है। काश्तकार आई होप सो इस चीज़ को रियलाइज़ भी करें, इस चीज़ को समझे भी, और पैदावारी लागत के हवाले से बात करें तो खादें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन सही वक्त पे सही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मलिक रिजवान फारूक साहब, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। ये थी काश्तकारों के मसाइल के हवाले से। छोटे छोटे से मसाइल बाज़ाहिर लग रहे होते हैं, लेकिन ये हमारी फसलों को बहुत मुतासिर कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।